हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों को, जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नए नियम जारी किए गए हैं 2026 में। तो अब दो नहीं चार डिब्बे रखने होंगे। तो कचरे को, वेस्ट को मैनेज करने के लिए अब आपको उसे चार जगह क्लासिफाई करना होगा। ये नए नियम जो है जारी किए गए हैं। तो विस्तार से बात करेंगे इन नियमों के बारे में। ये नियम किसने जारी करे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, यानी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ये नियम लागू हो जाएंगे 1 अप्रैल 2026 से। तो क्या है ये नियम, जानते हैं। तो सबसे पहले तो इन नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। जो पहले नियम थे 2016 में, जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे, उनको बदला गया है। तो पहले कौन सा नियम था? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। उसकी जगह पर अब ये 2026 का नया नियम आ गया है। और ये कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब कचरे का जो पृथक्करण है वो दो श्रेणी में नहीं होगा, वो चार श्रेणियों में किया जाएगा, यानी चार जगह उसको बांटा जाएगा। पहले हम दो में करते थे, गीला कचरा और सूखा कचरा। अब गीला कचरा और सूखा कचरा में नहीं, अब इसको जैविक कचरा, पुनर्चक्रण योग्य कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा और अन्य कचरा, इन चार श्रेणियों में बांटा जाएगा। आगे विस्तार से बात करेंगे इन चारों श्रेणियों पर कि कैसे कैसे इसको बांटा जाएगा और कौन कौन से नए रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसमें। तो इसमें अनिवार्यता होगी, हर घर और संस्थान के लिए अब चार डब्बे रखना अनिवार्य होगा इन नियमों के अनुसार। तो अब दो नहीं चार डब्बे अनिवार्य हैं। कौन कौन से चार डब्बे होंगे? एक होगा गीला कचरा के लिए, एक सूखे कचरे के लिए, जो अभी दो होते थे वो दोनों होंगे ही। इसके अलावा एक सैनिटरी वेस्ट के लिए एक डब्बा होगा। तो तीसरी श्रेणी ये हो गई। पहली श्रेणी में गीला कचरा हो गया, दूसरी में सूखा कचरा हो गया, तीसरे में हम स्पेशल ये सैनिटरी वेस्ट और चौथे में स्पेशल केयर वेस्ट को रखेंगे। यानी अब आपको जो अपना वेस्ट है, अपशिष्ट है, उसको चार भागों में बांटना होगा ताकि उसे बेहतर तरीके से प्रोसेस किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। तो रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, तो सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है? ये नए नियम लाए गए हैं। ठीक है, ये जो साइकिल इकोनॉमी होती है किस पर आधारित होती है? वेस्ट पर आधारित होती है। तो वेस्ट पर आधारित इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए तो सबसे पहले कैटेगरी जो है गीला कचरा की है, जिसमें आप जानते ही हैं मुख्य रूप से क्या आते हैं, जो खाने का पीने का जो वेस्ट होता है, भोज्य पदार्थों का, जैसे केले के छिलके हो गए, फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, इसको हम कहते हैं गीला कचरा। ठीक है, ये जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी इससे जो है इसको छोटे छोटे कीड़ों द्वारा, कीटाणुओं द्वारा खत्म कर दिया जाता है। ये सड़ करके, गल करके ये खत्म हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, इसका विघटन हो जाता है प्राकृतिक रूप से। तो इसको प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज किया जा सकता है। तो जिसे हम प्राकृतिक रूप से डिकम्पोज कर सकते हैं वही होता है बायोडिग्रेडेबल। और बायोडिग्रेडेबल में कौन से आ जाएंगे? जो आपके भोज्य पदार्थ हैं, खाने पीने की चीजें हैं, फल हैं, फूल हैं या पत्तियां हैं, ये सब जो है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आता है, गीला कचरा। दूसरा है एक सूखा कचरा, जिसमें आपके प्लास्टिक हो गए, कागज हो गए, धातु हो गए, कांच की चीजें हो गई, जिन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो इन्हें रिसाइकलिंग के माध्यम से जो है डिकम्पोज किया जाता है। तो रिसाइकलिंग के माध्यम से कुछ दोबारा इनके चीजें यूज करके बनाई जा सकती हैं। प्लास्टिक से पिघला करके या उसकी रिसाइकलिंग करके प्लास्टिक से नई चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, कागज से फिर उसकी जो है लुगदी बना करके दोबारा से पुनः उससे कागज या गत्ते तैयार किए जा सकते हैं। तो जिन चीजों को रिसाइकिल इजीली किया जा सकता है उन्हें सूखा कचरा की श्रेणी में रखा जाता था। ये दोनों श्रेणियां पहले से थी। अब तीसरी जो श्रेणी आई है वो है सैनिटरी वेस्ट की। तो घरों में जो सैनिटरी वेस्ट होगा, डायपर या सैनिटरी पैड या मेडिकल मास्क इत्यादि, इनको भी अब घरों में भी सेपरेट करना होगा। पहले हॉस्पिटल्स के लिए ये नियम था कि वो सैनिटरी वेस्ट को अलग कलेक्ट करते थे। अब ये घरों में भी जो है इनको अलग कलेक्ट करना होगा, अलग डब्बों में रखना होगा। और जब हम इसको जो है फेंकते हैं या जो कलेक्शन स्टोर पर जाते हैं या जो गाड़ी आती है लेने, तो उसमें भी अलग से इसको कलेक्ट किया जाएगा। तो सैनिटरी वेस्ट की एक नई श्रेणी बनाई गई है, क्योंकि इनमें जो है संक्रमण या इन्फेक्शन फैल सकता है इनसे, उसको रोकने के लिए ये श्रेणी बनाई गई है। यदि इसको हम अन्य कचरे के साथ फैलते हैं तो इससे बीमारी फैलने का खतरा होता था। तो इस चीज को, जो प्रॉब्लम को दूर किया गया है और सैनिटरी वेस्ट को अलग कलेक्ट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इन्फेक्शन को रोकने में भी ये मददगार साबित होगा। फिर आते हैं चौथी श्रेणी पर। चौथी श्रेणी जिसको हम कहते हैं स्पेशल केयर वेस्ट।
स्पेशल केयर वेस्ट यानी जिस वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल तरीके अपनाए जाए, या ऐसा वेस्ट जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विशेष ध्यान देने की जरूरत क्यों है? जैसे दवाइयां हैं, ठीक है, या बल्ब हैं, या कोई केमिकल्स हैं जो कि पर्यावरण को प्रदूषित कर सकते हैं, साथ ही साथ हानिकारक रसायन जो हैं वो मनुष्य के लिए, पर्यावरण के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं, उनसे जो है उन्हें गंभीर नुकसान हो सकता है। तो ऐसे वेस्ट को अलग कलेक्ट करना होगा। इसमें जो है केमिकल्स हो गए, पेंट हो गए, पुराने बल्ब हो गए, थर्मामीटर हो गए, या एक्सपायर्ड दवाइयां हो गई, इनको अलग से कलेक्ट किया जाएगा। तो ये चौथी श्रेणी होगी, जिसमें बहुत सारी मौजूदा धातुएं हैं, रसायन हैं जो पर्यावरण के लिए खतरनाक होते हैं और मानव स्वास्थ्य को ये गंभीर खतरा पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए चौथी श्रेणी बनाई गई है। अब कुछ नए नए नियमों में एक दो परिवर्तन और किए गए हैं जो पॉलिसी लेवल पर है, मैनेजमेंट लेवल पर है, उनकी भी हम बात करेंगे। तो ये जो नए नियम है, इसमें सर्कुलर इकोनॉमी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ये नियम लाए गए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी की तीन चीजों पर चलती है, रिपेयर, रिसाइकिल और रीयूज, जिसे हम कहते हैं 3R। यानी ये वो इकोनॉमी है जो वेस्ट से नई चीजें बना करके, वेस्ट से कुछ नया प्रोड्यूस करके जो इकोनॉमी क्रिएट होती है, जो उससे पैसा बनता है, उसको हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। यानी वेस्ट का यूज करके कुछ प्रोडक्टिव बनाया जाए, नए प्रोडक्ट बनाए जाए, और उन प्रोडक्ट से जो वैल्यू क्रिएट हो रही है उसे हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। यानी इसमें तीन, ये कौन सा मॉडल यूज होता है? 3R मॉडल, रिपेयर, रिसाइकल और रीयूज। यानी उत्पादों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने लायक बनाना, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। आगे देखें ईपीआर क्या है। ईपीआर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस पॉलिसी में, यानी जिसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, या एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोडक्ट नहीं, प्रोड्यूसर होगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहां से कोई पदार्थ बनाया जा रहा है, यानी फैक्ट्री में जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसी की जिम्मेदारी होगी उनको रिसाइकिल करना, या रीयूज करना, या रिपेयर करना। कैसे? आपने फैक्ट्री ने कोई प्रोडक्ट बनाया, वो आपने खरीदा, मान लो ये कुर्सी आपने खरीदी, अब कुर्सी गई टूट, तो टूटी कुर्सी को आप फेंकेंगे नहीं, उसको वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अगर देंगे तो वो वापस से जाएगी फैक्ट्री की फैसिलिटी में, जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए फैक्ट्री ने फैसिलिटी बनाई होगी, उस फैसिलिटी में जाकर के उनको रिसाइकिल करना होगा। यानी रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी भी उसी फैक्ट्री की होगी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। यानी उत्पाद बनाने वाली कंपनी को ही उत्पाद के पूरे जीवन चक्र के लिए जिम्मेदार बनाया गया है। अब यदि कोई कंपनी प्लास्टिक की कुर्सी बनाती है तो उसकी जिम्मेदारी है उसका निस्तारण करना। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझें तो यानी जो जहां से वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है या जहां से प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट से प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट को रिसाइकिल करना भी उसी कंपनी की जिम्मेदारी होगी। तो इससे क्या है, एक अकाउंटेबिलिटी जो है सुनिश्चित की जा सकती है, और इससे वेस्ट को जो है कंट्रोल किया जा सकता है, और उसके पूरे मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म इस पॉलिसी में है, वो है बल्क वेस्ट जनरेटर। बल्क वेस्ट जनरेटर का मतलब है कि वो जो बड़े प्रोड्यूसर हैं वेस्ट के, उन्हें कहा जाता है बल्क वेस्ट जनरेटर। तो BWG कौन होते हैं? जिनका एरिया या जिनकी कंपनी या संस्थान 20,000 वर्ग मीटर से बड़ा है, या 5,000 स्क्वायर मीटर का घर है, और जिनका संस्थान 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा में फैला है, इन संस्थानों को क्या माना जाएगा? बिग वेस्ट जनरेटर माना जाएगा, या बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा BWG कैटेगरी में। अब इनके लिए कुछ शर्तें लगाई गई है कि ये इन संस्थानों में, जिन संस्थानों को हम मानेंगे BGW, एक तो उनका एरिया 20,000 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। दूसरा, ऐसे संस्थान जहां 400 लीटर प्रतिदिन से अधिक की खपत है, उसे भी क्या माना जाएगा? 400 लीटर प्रतिदिन की खपत है उसे भी बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा, जहां पानी की खपत 400 लीटर प्रतिदिन से अधिक है। दूसरा, ऐसे संस्थान
जिनसे प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे ज्यादा कचरा उत्पादित होता है, उन्हें भी क्या माना जाएगा, बल्क वेस्ट जनरेटर माना जाएगा, जहां 100 केजी से ज्यादा वेस्ट उत्पन्न होता है। तो ये एक परिभाषा तय कर दी गई है, बल्क वेस्ट जनरेटर कौन होंगे। अब इनकी कुछ जिम्मेदारियां भी होंगी, ऐसी जिम्मेदारियां इनकी तय की गई हैं, जो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, इन्हें अपने परिसर के भीतर ही वेस्ट को रिसाइकलिंग करने की फैसिलिटी तैयार करनी होगी, रिसाइकल करने की फैसिलिटी तैयार करनी होगी। यानी जो वेस्ट की प्रोसेसिंग है, उन्हें अपने परिसर के भीतर ही ऐसी फैसिलिटी बनानी होगी, जहां पर कम से कम गीले कचरे का निपटान ये स्वतः अपने परिसर में करेंगे, स्वतः अपने परिसर में करेंगे। जो गीला कचरा होगा, यानी यहाँ से जो फलों का और जो खाद्य पदार्थों का जो वेस्ट है, उसे इन्हें वहीं पर पीछे एक यूनिट बना सकते हैं अपने संस्थान में किसी एक जगह पर, जहां पर ये उसको कंपोस्टिंग करेंगे। अगर ये कंपोस्टिंग नहीं करेंगे तो इसके लिए इन्हें लेना होगा EBWGR का प्रमाण पत्र। अगर इन सीटू फैसिलिटी को तैयार नहीं किया जाता है किसी संस्थान के द्वारा, तो उसे सरकार से एक सर्टिफिकेट लेना होगा और ये बताना होगा कि उसके लिए इम्पॉसिबल है ऐसी फैसिलिटी तैयार करना। और जब वो संस्थान ये लिखित में देगा कि उसके पास उसके लिए ये संभव नहीं है और उसके बिहाफ पे कोई और इस काम को करेगा, तो उसे इस बात का लाइसेंस लेना होगा, ठीक है, प्रमाण पत्र लेना होगा, तभी उसके यहाँ से जनरेट होने वाले कचरे को सरकार कहीं पर प्रोसेस कराएगी, अदरवाइज जो है वो प्रोसेस नहीं होगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट को लेने की ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ फीस तय की जाएगी, तो उसे अपने कचरे को प्रोसेस कराने की फीस भी देनी होगी और ये लाइसेंस लेना होगा। अगर वो कहता है कि मेरे लिए संभव नहीं है इस कचरे को प्रोसेस करना। कौन से कचरे को, वेट वेस्ट जो है, गीला कचरा, गीला कचरे को खुद से मैनेज करने की बात कही गई है। क्लियर है ये चीज। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट आया, मटेरियल रिकवर फैसिलिटी। मटेरियल रिकवर फैसिलिटी क्या होती है, MRF जो चीज है को अब औपचारिक मान्यता दे दी गई है। यानी जहां जहां पर इस तरह की फैसिलिटीज जो है बनाई जाएंगी वेस्ट के लिए, जहां वेस्ट कलेक्ट करते हैं और फिर वो वेस्ट को सेपरेट करेंगे और उसको सेपरेट करने के बाद रिसाइकलिंग के लिए अलग अलग जगह भेजते हैं। तो ऐसी कुछ कंपनियां हाल ही में सामने आई जो वेस्ट को कलेक्ट करके उसको फिर सेपरेट करके रिसाइकलिंग के लिए भेजती हैं। तो उन कंपनियों को पूरा नाम दे दिया गया है MRF फैसिलिटी, यानी मटेरियल रिकवर फैसिलिटी, और इसको औपचारिक रूप से मान्यता दे दी गई है। ये जो MRF कंपनियां होंगी या MRF संस्थान होंगे, ये नगर निकायों के साथ मिलकर के काम कर सकेंगे। तो इस बात की भी परमिशन अब गवर्नमेंट ने दे दी है। इससे क्या होगा, जो MRF फैसिलिटी होंगी, तो यहां से जो वेस्ट है जब इनके पास कलेक्ट होके आता है, तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। सोर्स इनको पता होगा MRF फैसिलिटी को कहां से जो है वेस्ट आया, इनके यहाँ कलेक्ट हुआ और कलेक्ट होकर के इन्होंने उसको अलग अलग सेपरेट करने के बाद कहाँ ट्रांसपोर्ट किया और किस किस जगह पर उसका जो है डिस्पोजल होगा। इस सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन लाया जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इस सारी प्रक्रिया को ऑनलाइन लाया जाएगा। वेस्ट कहाँ से कलेक्ट हुआ, कहाँ सेपरेट हुआ और सेपरेट होने के बाद कहाँ पर रिसाइकलिंग के लिए भेजा गया। इस पोर्टल का उद्देश्य यही है कि वेस्ट मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाई जा सके, जवाबदेही तय की जा सके और कचरे के प्रबंधन की डिजिटल निगरानी हो सके। इसलिए एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से वेस्ट की जो है एक डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी, हर एक स्टेज पर उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। अब ये जो नए नियम हैं, ये पुराने कचरे के ढेर का समाधान कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सरकार ने जो है कुछ जो सुझाव हैं वो इस नीति में दिए हैं। क्योंकि जो कचरे के पहाड़ खड़े हो गए हैं जगह जगह हर शहर के बाहर, तो इसको आप देखें तो इसके लिए दो सुझाव है। एक तो बायो माइनिंग। बायो माइनिंग से क्या होगा कि डंप साइट्स पे जो भी उपयोगी सामग्री हो सकती है, यानी रिसाइकलिंग के लायक सामग्री हो सकती है, उसको निकाला जाएगा इसके द्वारा, बायो माइनिंग के द्वारा, और उसके बाद वहां पर बायो रेमेडिएशन किया जाएगा, यानी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके साफ सफाई की जाएगी, जिससे ये कचरे के ढेर जो हर शहर के बाहर लगे हैं, इनके समाधान के उपाय भी सरकार ने इस नीति में सुझाए हैं। अब चुनौतियां क्या हैं, सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में कचरे के प्रबंधन को लेकर के आधारभूत ढांचे की। यानी हर छोटे बड़े कस्बे में आप देखोगे कि कचरे के तो ढेर लगे पड़े हैं, पर ना तो रिसाइकलिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है, ना वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटीज अवेलेबल है। और नगर निगम का काम तो ऐसा है कि यहां से कचरा उठाया और दूसरी जगह फेंक दिया।
बस इस तरह का जो काम हो रहा है, इससे कैसे निपटेगी सरकार? क्या सिर्फ नीति बनाने से इस चीज से जो है वो निपट पाएगी? तो आधारभूत ढांचे की जो बहुत बड़ी कमी है, उससे सरकार कैसे टैकल करेगी, इस नीति से वो स्पष्ट नहीं होता है। और सबसे बड़ी कमी है हमारे देश के लोगों में जागरूकता की। जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है सिविक सेंस की, तो सिविक सेंस नाम की चीज तो बची नहीं है लोगों में। ना वो वेस्ट को सही ढंग से कलेक्ट करते हैं, और कहाँ फेंकना है, कैसे रखना है, कुछ मतलब नहीं है। जहां मौका मिला वहां फेंक दो, वहां कि सारे कचरों को एक ही डब्बे में इकट्ठा कर लेते हैं। गीला कचरा हो, चाहे सूखा कचरा हो, चाहे हजारडस वेस्ट हो, सभी को एक डब्बे में, एक पॉलिथीन में कलेक्ट किया और निकले बाहर, और जहां देखा कोई नहीं देख रहा वहीं फेंक दिया। तो सबसे बड़ी चुनौती है लोगों को जागरूक करना। और दूसरी चुनौती है व्यवहार परिवर्तन की। अब सरकार ने जो 4 श्रेणियां तय कर दी हैं, पहले गीला कचरा और सूखा कचरा की 2 श्रेणियां थी, अब 4 श्रेणियां बना दी गई हैं। एक सैनिटरी वेस्ट के लिए और एक स्पेशल वेस्ट के लिए। तो अब लोगों को जागरूक करा जाए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए कि वो इस कचरे को 4 अलग अलग श्रेणी में कलेक्ट करें और बाद में कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाएं। तो इसके लिए लोगों का व्यवहार परिवर्तन भी एक बड़ी चुनौती इसमें रहने वाला है। तो अंतिम उद्देश्य तो समझ में आता है कि सरकार का इन नियमों को जारी करने से क्या उद्देश्य है, या पर्यावरण मंत्रालय का क्या उद्देश्य है। जो शहर हर कस्बे में जो लैंडफिल साइट्स हैं, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ लग गए हैं, इनको कम करना एक उद्देश्य है। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, स्वास्थ्य की रक्षा करना, क्योंकि जब गंदगी फैलती है तो गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। इन बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जरूरी है कि वेस्ट का मैनेजमेंट ठीक ढंग से किया जाए। ये उद्देश्य भी क्लियरली समझ में आता है। साथ ही सरकार का एक उद्देश्य, जो नया उद्देश्य है, कि वेस्ट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, उसके कलेक्शन से लेकर के उसके रिसाइकलिंग के बाद फाइनल प्रोडक्ट दोबारा जो बन रहा है, रीयूज हो चाहे रिसाइकिल हो या रिपेयर हो, इन सब स्टेजेस पर क्या हुआ वेस्ट का, वेस्ट कहाँ से जनरेट हुआ और वेस्ट को फिर कलेक्ट करने के बाद उसका क्या बना, इस सब को ट्रैक किया जाए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, जिससे कि एक पारदर्शिता आए वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। तो ये भी एक उद्देश्य है कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के पारदर्शिता क्रिएट करना। साथ ही जितनी भी लैंडफिल साइट्स होंगी, ये भी उस पोर्टल पर रजिस्टर की जाएंगी और लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी कि वहां पर लैंडफिल साइट्स पर वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लैंडफिल साइट से वेस्ट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसकी लगातार ट्रैकिंग की जा सकेगी। तो इन नियमों से ये सब उद्देश्य क्लियरली समझ में आते हैं। तो अंतिम निष्कर्ष यही है, चुनौतियां काफी हैं, नियम पहले से बेहतर नियम बनाए गए हैं, पर लोगों के व्यवहार परिवर्तन के बिना, लोगों में जागरूकता के बिना कचरे के प्रबंधन में सफलता मिलती हुई अभी भी दूर की कौड़ी लगती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।